थ्योरीज इन माइल्ड स्टील, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसमें पहली आती है हमारी WSM। ठीक है, WSM को यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, पहली आती है हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इलास्टिक थ्योरी भी कहते हैं, इलास्टिक थ्योरी, इसको हम इलास्टिक थ्योरी या यील्ड थ्योरी कहते हैं। यानी कि इस थ्योरी के अंदर जब हम डिजाइन करेंगे माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को या कोई भी स्टील स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ अपनी यील्ड स्ट्रेंथ तक ही ले जाएंगे। ठीक है, कहां तक ले जाएंगे? यील्ड तक ले जाएंगे। यानी कि ये हमारी काफी कंजर्वेटिव डिजाइन है। कंजर्वेटिव डिजाइन यानी कि हम उसके स्ट्रेंथ को पूरा यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वी आर ऑन द वेरी सेफर साइड, वी आर ऑन ए वेरी सेफर साइड। तो कह सकता हूं मैं कि हाई सेफर साइड है मेरी, हाई सेफर साइड, हाई सेफर साइड। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड की वजह से करता हूं मैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितना लोड आ जाए। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ लोड होगी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड। तो ये क्या होगा? क्या ये मेरा डिजाइन इकोनॉमिकल होगा? इतना नहीं होगा बिल्कुल। तो ये क्या होगा? अनइकोनॉमिकल होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। अनइकोनॉमिकल क्यों होगा? आप सोचो खुद। यानी कि मुझे पता है कि ये पेन मेरा 10 न्यूटन फोर्स झेल सकता है। ठीक है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ये 2 ही झेलेगा। तो मुझे किसी ने कहा कि आप बेच कर डिजाइन करो, तो मुझे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया लगेगा ना। जब मेरे दिमाग में है कि 2 ही झेल सकता है इतना एरिया, तो मैं 2 के हिसाब से डिजाइन करूंगा, तो मैं इसको 5 गुना एरिया दूंगा, जबकि वो 10 गुना झेल सकता है। तो यानी कि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें चाहिए होगा, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होगा, तो यानी कि ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे तो इकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल कहां रहा? वो अनइकोनॉमिकल हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हमारा, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्सपीरियंस से आता है। यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा क्या है? एक्सपीरियंस निकाला। यानी कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करी, मैंने कोई प्रोबेबिलिटी अप्रोच नहीं लगाई, कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा मैंने। बस मैंने सोचा कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, अब मैं ये करता था तो ऐसे थोड़ा गलत हो गया था, अब ये हो गया था तो इसको चेंज कर देता हूं। तो ऐसे एक्सपीरियंस से डेवलप हो गया है, तो इवॉल्व हो क्या आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा। ठीक है, इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो हम ओवरऑल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ओवरऑल, ओवरऑल। दैट इज फॉर बोथ, that is for both load and material। लोड और मटेरियल दोनों के लिए हम एक साथ यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैसे? सपोज डिजाइन स्ट्रेंथ, ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? डिजाइन स्ट्रेंथ, जो मेरा पूरा स्टील घूमेगा वो इस फॉर्मूले में घूमेगा। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी? डिजाइन स्ट्रेंथ होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया, बताया था मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। यानी कि जब मैं किसी भी मेंबर को डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो उस मेंबर की जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि जो उसको, सपोज ये मेरा मेंबर है, ठीक है, मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं, किसी लोड के लिए डिजाइन कर रहा हूं इसको, ठीक है, सपोज 10 न्यूटन टेंसाइल लोड आने वाला है इस पर, ये जो रोड है, तो उसको मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो इसमें जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो मैं चेक करूंगा पहले, तो यानी कि चेक करने के लिए क्या करूंगा? मैं लोड लगाऊंगा। जब मैं लोड लगाऊंगा तो मैंने चेक किया इसका, देखा कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जितनी में इसके अंदर स्ट्रेस परमिटेड है, यानी कि जितनी स्ट्रेस परमिटेड है, यानी कि एक कोई लिमिट होगी ना, जब मैं उसको इतनी स्ट्रेस दे सकता हूं, या तो मैं यील्ड स्ट्रेस दूंगा, या जैसे यहाँ पे यील्ड थ्योरी है तो यील्ड तक दूंगा, उसमें भी कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा मैं। समझ रहे हो ना? तो यानी कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे अभी हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, यील्ड में और अल्टीमेट में। ठीक है, अब कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां यूज करना है वो हम आगे देखेंगे, बस ये याद कर लो। अभी आपको ये तो पता होगा ना, ये बताओ कि आप इतना जानते हो ना कि जो हमारा फोर्स होगा वो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, इतनी सी बात तो पता है ना। फोर्स हमारा क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स
किसी भी मटेरियल पे जो फोर्स आ रहा है, सपोज स्ट्रेस इनटू एरिया है, तो मैक्सिमम फोर्स उस मटेरियल पे कितना आ सकता है, कितना मैक्सिमम फोर्स वो मटेरियल झेल सकता है, मैक्सिमम फोर्स कितना झेल सकता है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस मेरे अलाउडेड है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कांस्टेंट है, सपोज कर लो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कांस्टेंट है, ऑल्दो डिफॉर्मेशंस आर देयर, बट मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कांस्टेंट है। जब मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो मैक्सिमम जो फोर्स वो मटेरियल झेल सकता है, ये मेंबर जो मैक्सिमम फोर्स झेल सकता है वो कितनी होगी, वो होगी जो मैक्सिमम स्ट्रेस उसके अंदर आ सकती है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम फोर्स झेल रहा है मटेरियल, जो मेंबर मेरा मैक्सिमम फोर्स झेल रहा है, यही तो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ है, यही तो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ। बट ये कि यहां मैं एक्शन फ्रेम में देख रहा हूं, एक्शन फ्रेम में, ये रिएक्शन फ्रेम में, ये मटेरियल की फ्रेम में देख रहा हूं मैं, यहां जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसकी फ्रेम में देख रहा हूं। समझ रहे हो, ये एक्शन फ्रेम में, ये रिएक्शन फ्रेम में। तो यानी कि ये मेरे डिजाइन एक्शन है, ये जो यहां से आ रहा है ये डिजाइन एक्शन है, और कोई भी मटेरियल मेरा फेल नहीं होगा यदि मेरा डिजाइन एक्शन यानी कि जो एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं मैं, यानी कि जो मेरा डिजाइन एक्शन है, जो भी एक्सटर्नल लोड उस मेंबर पे आ रहा है, जो भी मेंबर में डिजाइन कर रहा हूं, वो क्या है, मेरा डिजाइन एक्शन है, डिजाइन एक्शन। ठीक है, एंड दिस डिजाइन एक्शन, कोई भी मेंबर सेफ कब होगा, जब डिजाइन एक्शन जो उस पर आने वाला एक्सटर्नल लोड उसकी स्ट्रेंथ से कम हो, यानी कि दिस डिजाइन एक्शन शुड बी एंड मस्ट बी लेस देन डिजाइन स्ट्रेंथ, लेस देन डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, यदि आप ये दो चीज समझ गए, अब जो यहां पर परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होंगी, ऐसा तो नहीं मैं सारी स्ट्रेस को परमिट कर दूंगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रहे ना मेरे दिमाग में, कि हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंटल लोड आ जाए, मेरा कुछ अर्थक्वेक आ जाए, विंड फोर्सेज आ जाए, एक्सीडेंटल लोड आ जाए, कुछ मटेरियल में कोई डिफेक्ट आ जाए, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा ना हो, स्टील जो मैं डिजाइन, जो स्टील मेंबर मैंने किया, कुछ क्वालिटी कंट्रोल में अनसर्टेनिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो परमिटेड स्ट्रेस होगी, ठीक है, तो दो तरह की स्ट्रेस होंगी मेरी, एक तो यील्ड होगी, चलो इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं है। तो जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेस होंगी, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होंगी, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी, गिवन स्ट्रेस, ठीक है, गिवन स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहा हूं, यहां पर ओवरऑल यूज कर रहा हूं, ठीक है, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ को मैं डीएस लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, डीएस मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ की बात चल रहा हूं, डीएस मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ। तो जो मेरी डीएस हो गई वो कितनी हो गई, सीएस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफेक्टिव, जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनटू परमिसिबल स्ट्रेस विच इज, यानी कि जो भी स्ट्रेस वैल्यू आ रही है अपॉन क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है, WSM के अंदर मैं ऐसा करूंगा। यदि आपने ये चीज समझ ली, सिर्फ इतना समझ लिया कि डिजाइन स्ट्रेंथ में कैसे निकालूंगा, डिजाइन एक्शन मेरा क्या है, एक ही फॉर्मूले पे पूरा स्टील घूम जाएगा, यानी कि इसी फॉर्मूले पे, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना क्रॉस सेक्शन मेरा इफेक्टिवली रजिस्ट कर रहा है, जो भी उस पर आने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल लोड है, उसको कितना इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो वेल्ड में हो, बोल्ट में हो, नट में हो, कनेक्शन में हो, टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो, ठीक है, बीम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन मुझे पता है क्या है, तो आधा काम तो खत्म हो गया। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन क्या है, जो रजिस्ट कर रहा है आने वाले लोड को, ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा परमिसिबल स्ट्रेसेस, यानी कि गिवन कंडीशन के अंदर कितनी स्ट्रेसेस मैंने परमिट करी हैं उसके अंदर, वो मुझे पता है, खत्म स्टील। पहला क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आपने इमेजिन कर लिया कि अच्छा इसका फिगर ऐसा होगा, आपने उसको इमेजिन किया, और जो क्वेश्चन पढ़ के आपने जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना लिया, आपने डायग्राम बना लिया, 50% काम वहां हो गया। ये सोच लिया उस डायग्राम में कि कौन सा एरिया इफेक्टिव है, 25% काम वहां हो गया, और कौन कितनी गिवन कंडीशन के अंदर कितनी स्ट्रेसेस परमिसिबल होंगी, 25% वहां होगा, क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे पूरा सब कुछ घूम जाएगा।
नोट करो, ऑडी थ्योरी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने WSM पढ़ा तो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी। तो जब भी आप परमिसिबल स्ट्रेस का नाम सुनो, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी होंगी WSM के अंदर? परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होंगी हम देखते हैं। तो हमारी क्या होगी? बियरिंग हो सकती है, ये बियरिंग वो बियरिंग नहीं है जो हम कनेक्शन में पढ़ेंगे। तो हम कनेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी जो हमारा बोल्ट होता है वो दो तरीके से फेल होता है, तो शेयर में होगा या बियरिंग में होगा, ठीक है। तो जब बोल्ट हमारा शेयर बियरिंग में, वहां दो तरीके से फेल होगा, शेयर में होगा तो फेल बोल्ट हमारा। जब हम बोल्ट पढ़ेंगे, बोल्ट कनेक्शन पढ़ेंगे, उसमें आएगा बोल्ट कनेक्शन, ठीक है। तो बोल्ट कनेक्शन में तो शेयर में मेरा बोल्ट फेल होगा या बियरिंग में फेल होगा, ठीक है। ये बियरिंग दूसरी बियरिंग है, उसमें इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन कम होता है, ठीक है। इस बियरिंग को हम पढ़ेंगे रैट एनालॉजी से, ये मेरा याद करने का तरीका है, ठीक है। चूहे वाली एनालॉजी, रैट एनालॉजी, ठीक है। रैट एनालॉजी मतलब चूहा जो है बोल्ट को कुतरेगा उसमें, ऐसे मैंने याद किया। यहां बियरिंग में क्या होगा? यहां बियरिंग में जो, अब यदि सपोज ये बियरिंग, यहां बियरिंग क्या है? यहां बियरिंग ये है, यानी कि ये मेंबर में फोर्स लगाया मैंने, यहां पर पी फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये पी फोर्स ट्रांसमिट हुआ, स्ट्रेस आई, ठीक है, P बाई ये। तो ये पी फोर्स मेरा पूरा ट्रांसमिट होकर कहां जाएगा? यहां जाएगा। कहां जाएगा? नीचे वाले मेंबर पे आ जाएगा। आपने देखा होगा बियरिंग स्ट्रेसेस पढ़ी होंगी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। यहाँ फोर्स P आ रहा है, तो जब मैं इसका FBD बनाऊंगा, सपोज ये दो मेंबर हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं मेंबर, यहाँ मेरा फोर्स P आ रहा है, तो जब मैं इसका FBD बनाऊंगा, इसको हटा कर रख दूंगा, तो मैं देखूंगा कि वही फोर्स जो होगा P वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन पे कितने स्ट्रेसेस आएंगे? P बाई ए और यहाँ भी P बाई ए, ठीक है। तो यानी कि जो बियरिंग स्ट्रेसेस होंगी वो परमिसिबल कितनी होंगी? बियरिंग स्ट्रेसेस बात करूं मैं WSM के अंदर कितनी परमिसिबल होंगी? वर्किंग स्ट्रेस में कहां डिजाइन कर रहा था मैं? यील्ड पे डिजाइन कर रहा था, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हमने यील्ड थ्योरी ही बोला था, यील्ड थ्योरी बोला था, इलास्टिक थ्योरी बोला था, यानी कि मैं, और इलास्टिक थ्योरी बोला था, यील्ड थ्योरी बोला था, यानी कि मैं यील्ड पे डिजाइन कर रहा हूं यहां पर। तो यील्ड पे डिजाइन कर रहा हूं, उसमें भी मैं बियरिंग की बात कर रहा हूं। बियरिंग बोले तो यानी कि कोई ऐसा मेंबर है, सपोज इसके ऊपर ये मेंबर रखा हुआ है, एक मेंबर नीचे रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्स आ रही है P, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगी, P फोर्स ट्रांसफर होगी, तो ये क्या है? सपोज परफेक्टली मशीन है या परफेक्टली मशीन नहीं है, जब हम पढ़ेंगे क्या, जब हम बीम पढ़ेंगे ना, कॉलम पढ़ेंगे, तब उसमें आएगा परफेक्टली मशीन, नॉट परफेक्टली मशीन, उसके हिसाब से परमिसिबल स्ट्रेसेस चेंज हो जाती हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि बियरिंग में ट्रांसफर हो रहा है, ये लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है? बियरिंग में ये लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है? हाँ ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ पे एक लोड लगाया P, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? शियर स्ट्रेस आएगी, यानी कि शियर में सपोज फेलियर होता है तो शियर में ट्रांसफर हो रहा है, ये बियरिंग में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं एक तरह से, ये बियरिंग में हो रहा है। तो बियरिंग के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होंगी मेरी? 75% ऑफ यील्ड, यानी कि एक तो हम यील्ड पे डिजाइन कर रहे हैं, ऊपर से उसका 75% ही ले रहे हैं, ठीक है। यील्ड पे डिजाइन सेफेस्ट होती है, मोस्ट सेफेस्ट डिजाइन, कभी फेल ही नहीं होगा स्ट्रक्चर। यील्ड पे हम डिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है फेल हो जाए, बहुत ही ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाए जो लोड कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाए कि वो फेल हो जाए, बट जनरली जब हम एक तो यील्ड पे डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सेफेस्ट है हम, बट अनइकोनॉमिकल है। ये यहाँ पे क्या है? सेफेस्ट है, ये सेफेस्ट डिजाइन है, सेफेस्ट डिजाइन, हाईली कंजर्वेटिव साइड, हम हाईली कंजर्वेटिव हैं यहाँ पर, ठीक है। हम चाहते ही नहीं कि कुछ हो मेंबर का, ठीक है। तो यानी कि बियरिंग में 75% परमिट होगी। अब बियरिंग से मैं नीचे आता हूं तो मेरी कौन सी स्ट्रेसेस होंगी? बेंडिंग कंप्रेशन हो सकता है, बेंडिंग टेंशन हो सकता है, यानी कि मेरा क्या होगा? कंप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, ठीक है। C फॉर कंप्रेशन एंड T फॉर टेंशन, C फॉर कंप्रेशन, T फॉर टेंशन। तो बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन के अंदर, बियरिंग के अंदर हमारा क्या होगा? कम परमिसिबल होंगी। यहां पर बेंडिंग कंप्रेशन में और बेंडिंग टेंशन में क्या होगा? कम कंप्रेशन, कितना होगा? 66% परमिसिबल होगा। कितना? 66, क्योंकि ये इससे ज्यादा क्रिटिकल है। जो मेरी बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं
वो ज़्यादा क्रिटिकल है बेयरिंग स्ट्रेसेस से। इसीलिए जो परमिसिबल वैल्यू होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस की कम होगी इससे। और जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है मेरी, यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन, यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन या डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेरा बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन से ज़्यादा क्रिटिकल है। ज़्यादा क्रिटिकल है मतलब कंप्रेस जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन के अंदर इससे कम होंगी। यानी कि यहाँ पे यदि 0.75 है, यहाँ पे 0.66 है, तो यानी कि इससे कम होंगी, तो वो कितनी होती है 0.60 FI। ये भैया हमारा कोड कह रहा है, कौन है, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान है ये, इसने ऐसा कहा है, ठीक है, इसने ऐसा कहा है। मैं बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि याद करने का तरीका, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि याद करने का तरीका मतलब एक साइकोलॉजी बन जाए कि अच्छा ऐसा होता है। भूल जाओ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि बेंडिंग कंप्रेशन में 66 होता है और डायरेक्ट में 60 होता है। अब इसमें कंफ्यूज हो 60 कौन सा होता है 66 कौन सा होता है। तो सिर्फ ये समझाने का तरीका है कि हाँ डायरेक्ट ज्यादा क्रिटिकल होती है, डेफिनेटली डायरेक्ट कम होगी, कितनी होगी 60% होगी। इसलिए अब इसकी बात आती है शेयर। अब आती है बात हमारी शेयर की। शेयर में भी सपोज मैक्सिमम शेयर की बात करते हैं हम, ठीक है। दो तरह का शेयर होगा, एक मैक्सिमम होगा, ठीक है, एक मैक्सिमम होगा। सपोज मेरा आई सेक्शन है तो उसमें यदि मैं शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं इसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का बनाता हूं। आई सेक्शन में तो ये गलत बन गया, ये यहाँ पे ये गलत बन गया है, वो रेक्टेंगुलर का था, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मेरा ऐसा आएगा, फिर आस्ते आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा आता है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी ध्यान आ रहा है ऐसा कुछ। अब बात करें शेयर की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शेयर की हम बात कर रहे हैं और हमारा क्या है माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील जैसा कि हम जानते हैं सब लोग, माइल्ड स्टील मेरा डक्टाइल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है और मैं जानता हूं डक्टाइल मटेरियल वीक होता है किसमें? शेयर में। डक्टाइल मटेरियल शेयर में वीक होता है। नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूं मैं। डक्टाइल मटेरियल की मैं बात करूं तो डक्टाइल मटेरियल टेंशन में स्ट्रांग होता है, देन कंप्रेशन, देन शेयर, यानी कि शेयर में वीकेस्ट होता है वो, ये होती है, ठीक है। शेयर में क्या होगा? वीकेस्ट। जब वो शेयर में वीक है मेरा और मैं माइल्ड स्टील की स्टडी कर रहा हूं, पूरा स्टील स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील पे ही चलेगा, ठीक है। तो वो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल है तो शेयर में वीक है। तो जब वो शेयर में वीक है, इस चीज को अभी मैं रफ कर दूंगा, नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि वो शेयर में वीक है तो डेफिनेटली जो डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस थी उससे तो कमी होंगी, क्योंकि शेयर में वीकेस्ट है वो। कंप्रेशन में देखो यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन में स्ट्रांग है, बट शेयर में वीकेस्ट है। तो यानी कि इसको मैं अलग से लिख दूंगा। तो ये वैल्यू होगी मेरी 45% ऑफ FI। एवरेज शेयर होगी मेरी, एवरेज शेयर कितनी होगी? तो यदि मैं देखूं माइल्ड स्टील मेरा क्या है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है। तो हम एक चीज देखें कि मैक्सिमम शेयर के अंदर, मैक्सिमम शेयर में, इसको लिखना नहीं समझाने के लिए, मैक्सिमम शेयर में 45% दिया है मैंने और एवरेज शेयर में 40% दिया है। यानी कि मैक्सिमम में मैंने 45 दिया है, एवरेज में 40 दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मैक्सिमम शेयर इज रेयर। यानी कि मैक्सिमम शेयर की ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेयर है, इसीलिए, ठीक है। यानी कि मान लो कि 10,000 टाइम में, 1,00,000 टाइम में, 1 मिलियन टाइम में एक बार कोई चीज हो रही है, 1 मिलियन टाइम में एक बार कोई चीज हो रही है, तो क्या उसको दिमाग में रखते हुए मैं डिजाइन करूंगा? यानी कि बिल्कुल मैं उसको दिमाग में रखूंगा, लेकिन वो उसको इतना क्रिटिकल मैं उसको क्रिटिकल नहीं मान सकता ना, मैं उसको क्रिटिकल तो नहीं मान सकता ना। जो चीज 1 मिलियन टाइम्स में एक बार हो रही है, ठीक है, 100 साल में कोई चीज एक बार आ रही है फ्लड, तो उसको क्रिटिकल मान के डिजाइन कैसे कर सकता हूं मैं? यानी कि मैं 100 साल वाला जो फ्लड, जो मैक्सिमम फ्लड आ रहा है 100 साल में आ रहा है, तो मैंने वो 100 साल वाला फ्लड देखा, उसको करस्पॉन्डिंग डिजाइन कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगा। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी रेयर, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज रेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence is rare,
इसीलिए हम एवरेज शेयर पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं, मतलब ताकि हमें याद रहे कि कितनी वैल्यू थी, ताकि हमें याद रहे कि वो कितनी वैल्यू थी कोड के अंदर। मैक्सिमम के अंदर हम कंफ्यूज हैं कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम शेयर में रिटर्न मटेरियल वीक होता है, तो मैक्सिमम शेयर तो डेफिनेटली परमिसिबल क्या होगी मेरी, कम होगी, यानी कि 0.40 ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम शेयर के अंदर परमिसिबल 0.45 होगा, यानी कि 45% ऑफ यील्ड होगा, जबकि एवरेज शेयर के अंदर 40% होगा। कारण आपको बता दिया मैंने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मैक्सिमम शेयर इज क्वाइट रेयर, दैट इज वाई मोर स्ट्रेसेस आर परमिसिबल इन द अबव केस। हमारी दूसरी थ्योरी आती है प्लास्टिक थ्योरी। कौन सी है? प्लास्टिक थ्योरी। प्लास्टिक थ्योरी को ही मैं क्या कहता हूं? अल्टीमेट थ्योरी। अल्टीमेट थ्योरी। भाई राइटिंग खराब है, लेकिन राइटिंग के अलावा कॉन्सेप्ट लेके जाओ। समझ में तो आ रहा है, इतनी तो है, समझ में आ रहा है कि ये प्लास्टिक लिखा हुआ है, ये थ्योरी लिखा हुआ है, ये अल्टीमेट लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बहुत है। बाकी समझने की कोशिश करो। तो प्लास्टिक थ्योरी मेरी क्या कहती है? प्लास्टिक थ्योरी में क्या करेंगे हम? अपने मटेरियल को अल्टीमेट तक ले गए, यानी कि इसीलिए अल्टीमेट थ्योरी बोला गया है। ठीक है, तो डिजाइन एट अल्टीमेट कह सकता हूं मैं, डिजाइन एट अल्टीमेट। डिजाइन एट अल्टीमेट, तो डिजाइन एट अल्टीमेट हमारी सेफ नहीं होती है। सेफ अब बहुत ही कम्बरसम वर्ड है जब हम डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारी दो चीज होती है। सेफ का मतलब ये नहीं कोई चीज गिर जाए। ठीक है, तो कोलैप्स का मतलब, सिर्फ कोलैप्स का मतलब ही फेलियर नहीं है। यदि कोई चीज मेरी सर्विसेबल नहीं है तब भी मैं उसको एक फेलियर मान के चलूंगा। यानी कि सपोज कर लो कि मैंने कोई चीज, एक स्लैब डिजाइन करी। ठीक है, मैंने स्लैब डिजाइन करी, बट वो स्लैब मेरी बहुत लोड आया उस पर, सपोज डिजाइन लोड आया, डिजाइन लोड से ऊपर चले गए हम। ठीक, तो वो मेरे क्या हुआ, स्लैब मेरा एकदम ऐसे झुक के ऐसे हो गया। जब मैं उठ रहा हूं तो मेरे सिर में लग रहा है स्लैब। तो क्या हम चाहेंगे ऐसा हो? यानी कि वो स्लैब टूटा तो नहीं, वो कोलैप्स नहीं हुआ, बट वो सर्विसेबल नहीं रहा। यानी कि जिस पर्पस के लिए, यानी कि द इंटेंडेड पर्पस फॉर विच दैट स्लैब वाज डिजाइन इज नॉट फुलफिल्ड राइट नाउ। तो यानी कि वो मेरे लिए एक फेलियर ही है। यानी कि द मटेरियल शुड नॉट कोलैप्स, definitely it should not collapse, and also it has to be serviceable. It should not collapse and also it has to be serviceable. तो यहां पे क्या होगा? डिजाइन एट अल्टीमेट। ठीक है, तो जो अनसर्टेनिटी थी तो हमने उसकी रिजल्ट स्ट्रेंथ यूज कर ली, अनसर्टेनिटी ऑफ लोड को हमने बाजू में रख दिया। और अब जब हमने उसको यूज कर ली तो मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि इतना स्ट्रेंथ, मतलब इतने लोड के लिए मैंने डिजाइन किया है, तो उतना मैं लोड दूंगा नहीं। तो यानी कि फेल तो कोलैप्स तो करेगा नहीं, यानी कि इट विल नॉट कोलैप्स, इट माइट नॉट कोलैप्स, इट माइट नॉट कोलैप्स। इसको लिख लो। और फिर इसमें क्या होगा? और तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। हमारी थर्ड थ्योरी आती है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड को ही हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? LSM को। यानी कि ये क्या है? एक प्रोबेबिलिस्टिक डिजाइन अप्रोच है। ये क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक डिजाइन अप्रोच, यानी कि हवा में तीर नहीं फेंक रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर किए हैं, टेस्ट केस लगाए हैं, बहुत ट्रायल हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब हमने एक कोड तैयार किया है। जो हमारा संविधान है IS 800/2007, वो कोड तैयार ऐसे हुआ है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए गए, हिट एंड ट्रायल हुआ है, टेस्ट केस स्टडी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तब जाके वो कोड प्रिपेयर हुआ है। उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को हमें फॉलो करना है। तो यानी कि वो कैसे हुआ है? वो प्रोबेबिलिस्टिक डिजाइन अप्रोच है हमारा। क्या है ये? प्रोबेबिलिस्टिक। यानी कि तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे कि जब हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम डिजाइन कर रहे थे, तो वहां क्या था? अनसर्टेनिटी थी, लोड की अनसर्टेनिटी थी। और जब हम प्लास्टिक थ्योरी से डिजाइन कर रहे थे तो वो सर्विसेबल नहीं था। उन दोनों कमियों को इस थ्योरी ने दूर कर दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं दिस थ्योरी
had overcome the limitation of WSM and plastic theory. गाने की आवाज आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। This theory had overcome the limitation of WSM and plastic theory, that is uncertainty of load in WSM and serviceability of member in plastic theory. यानी कि दोनों ही इसने लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया। कैसे किया? इसने ओवरकम करने के लिए क्या किया? इसने दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किए, यानी कि जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरऑल यूज कर रहे थे वर्किंग स्ट्रेस के अंदर, इन्होंने क्या किया? इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज किया, यानी कि मटेरियल के अलग किया, लोड के लिए अलग किया। अभी हम इसको देखते हैं, इसको नोट कर लो। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स का मतलब है कि जो भी अनसर्टिनिटी है लोड की, ठीक है, उसको ये ओवरकम कर देगा। कैसे ओवरकम कर देगा? सपोज जो भी मेरा वर्किंग लोड है, यानी कि जो भी सर्विस लोड है, जो भी लोड आने वाला है, जो मुझे पता है, ठीक है, उसमें यदि मैं उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि मैं हायर साइड चला गया। मैंने मान लिया कि इतना फैक्टर, इतना लोड आ सकता है, उसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं, यानी कि जो अनसर्टिनिटी थी वो इस फैक्टर ने क्या कर ली? ओवरकम कर ली। ठीक है, तो अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होंगे। तो जब हम लोड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कनेक्शन के अंदर तो वहां देखेंगे। ये आपने आरसीसी के अंदर पढ़ा होगा लोड कॉम्बिनेशन, उसके अंदर आपने देखा होगा कौन कौन से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां कहां यूज करते हैं। तो हमारा ये हो गया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, तो गामा एफ। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा फैक्टर्ड लोड होगा, तो फॉर मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? फॉर मटेरियल की मैं बोल रहा हूं, मच्छर आया शायद, डेंगू वाला मच्छर है भाई साहब। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स, यानी कि जो भी मैं मटेरियल फैब्रिकेट कर रहा हूं वर्कशॉप के अंदर, ऑल्दो वी ऑलवेज वांट कि कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी ना आए, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर हो, बट गलती तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ऑटोमेशन हो, मशीन काम कर रही है, हो सकता है आदमी काम कर रहे हैं, लेबर है, ऑटोमेशन है, कुछ भी हो सकता है, गलती कहीं भी हो सकती है। तो गलती हो सकती है, यानी कि मैंने माना है कि वो कोई, ये मेरे पास सपोज स्टील रॉड है, ठीक है, किसी वर्कशॉप में फैब्रिकेट होकर आई है, ठीक है, और मुझे बताया गया है कि इस पे मैं 100 न्यूटन का टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो ये फेल नहीं होगी। ठीक है, ये मुझे बताया गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 न्यूटन, ये लिखी हुई आई है मेरे पास, ये रॉड है। ठीक है, तो ये जो रॉड लिखी हुई है 100 न्यूटन की, ये उसने अज्यूम कर लिया होगा पहले ही, जिसने डिजाइन किया होगा, जिसने ये डिजाइन किया रोड, उसने अज्यूम कर लिया होगा कि मैं 100 न्यूटन लिखूंगा। तो तब जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी हम जिसको भी यूज करने वाले जो भी कस्टमर है, वो ठीक है, वो कोशिश करेगा कि मैं इसको पूरा यूटिलाइज करूं। तो लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में 150 है, उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में 150 है, तब उसने उसको फैब्रिकेट किया। जब उसने उसको फैब्रिकेट किया तो सपोज उसकी स्ट्रेंथ 150 थी, लेकिन जब उसने मुझको दिया हाथ में तो उसने कहा कि इसकी 100 है, तो 100 न्यूटन ही स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि यदि वो 150 बोलता तो मैं कोशिश करता, क्योंकि कस्टमर की आदत होती है कि एक्सप्लॉइट करना एक्सप्लॉइट करना अपनी, जो भी मेरे पास रॉड आई है, कुछ भी आई है, जो भी मटेरियल आया, मेंबर आया है, मैं चाहता हूं कि उसको पूरा ताकत में इस्तेमाल कर लूं, उसकी सारी रिजर्व स्ट्रेंथ को मैं यूज कर लूं। ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो उसको पता है, जो डिजाइनर है उसको पता है कि ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करने के लिए वो उसने पहले ही इंतजाम कर रखा है। इंतजाम कर रखा है किसके फॉर्म में? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्म में। तो उसने मान लिया कि 150 इसकी स्ट्रेंथ है, चेक किया 150 स्ट्रेंथ है, बस 100 लिख के दे दी। तो यानी कि वो पहले ही लगा चुका है क्या? क्वालिटी कंट्रोल पे जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उसको मान के उसने पहले ही क्या लगा दिया है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक
ठीक है। तो यानी कि जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी इसकी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, मुझे पता है कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 150 थी, ठीक है, लेकिन मुझे जब कस्टमर को बेचूंगा मैं तो मैं उसको बताऊंगा कि इसकी 100 है, यानी कि उसको मैं डिवाइड कर लूंगा किससे, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, एक फैक्टर से उसको डिवाइड कर दूंगा, तभी तो उसकी कम दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसी सेफ्टी फैक्टर को क्या बोलता हूं मैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। और जो फाइनल जो निकल के आती है ये चीज, ये क्या होती है, यही तो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, ये मेरी क्या होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, यही मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये दो तरह की होंगी, ठीक है। जो भी मैं बताने जा रहा हूं, इसको अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है, दिमाग में इसको छाप लो, क्योंकि यदि ये छप गया और ये छप गया कि डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो चीज छप गई तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यानी कि दो तरीके से हमें क्लासिफाई किया गया परमिसिबल स्ट्रेसेस को, ठीक है। या तो क्या होगा, यील्ड होगा या अल्टीमेट होगा, ठीक है, या तो यील्ड होगा या तो क्या होगा, मेरा यील्ड होगा यानी कि यील्ड स्ट्रेस होगी, या मेरी क्या होगी, अल्टीमेट होगी। इसके अलावा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, और इन दोनों के अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं। मैंने ग्राफ पढ़ा तब भी ये पढ़ा, मैंने जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कब पढ़ा था तब भी मैंने ये दोनों डिस्कस करे थे, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस कौन सी होती है, क्या होती है। जो भी खेल चलेगा इन दोनों के बीच में घूमेगा, कब कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है, ये सारी चीजें यदि आपको एक समझ के यदि रट गई, रटनी तो है आपको, कुछ चीजें रटनी है लेकिन वो समझ के रटनी है, ठीक है। तो जब मैं, ठीक है, तो भाई ये कोड कह रहा है, ये हमारा संविधान ने कहा है, किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा है तो ऐसा है, मानना है हमें, चाहे वो गलत है या सही है वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं यील्ड यूज करता हूं तो इसको दिमाग में छाप लो, यदि मैं यील्ड स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 यूज करूंगा। यदि मैं यील्ड यूज कर रहा हूं तो 1.1 यूज करूंगा। यदि मैं अल्टीमेट यूज कर रहा हूं तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 यूज करूंगा। कितना यूज करूंगा, 1.25। अब ये यील्ड, ये अल्टीमेट, हम कायदे तो हमें अल्टीमेट पे डिजाइन नहीं करना चाहिए, कायदा तो ये कहता है कि अल्टीमेट पे डिजाइन करूंगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है, वो सेफ नहीं होगा। बट कभी कभी क्या होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, जो भी मेरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अल्टीमेट तक जाता हूं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी, यानी कि जब भी हम ग्रॉस में बात करेंगे, यानी कि ग्रॉस हमेशा क्या करेगा, यील्ड करेगा। यदि मेरी ग्रॉस एरिया की बात हो रही है, ग्रॉस एरिया विल ऑलवेज यील्ड। तो मेरी यदि ग्रॉस एरिया की बात हो रही है तो ग्रॉस एरिया हमेशा क्या करेगा, यील्ड करेगा। ग्रॉस एरिया विल ऑलवेज यील्ड। यील्ड का मतलब समझते हो ना, बताया था ना, यील्ड का मतलब डेफिनेट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फाइबर्स, जो मेरे कोई मटेरियल है इतना थिक है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा, ठीक है, तो वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है, जो ये सपोज ये आ रही है, ये मेरा यील्ड पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये जो अंदर वाले फाइबर्स हैं इसके, ये भी यील्ड पे पहुंच चले जाएंगे। एक कंडीशन ऐसा है कि दोनों सारे फाइबर्स यील्ड पे हो जाएंगे, ये भी यील्ड पे हो जाएंगे। तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये प्लास्टिक एनालिसिस आ जाएगी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, SSC की। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ग्रॉस एरिया यदि इफेक्टिव है, यदि मेरा ग्रॉस एरिया इफेक्टिव है तो यील्ड स्ट्रेस होगी। यानी कि यदि यील्ड स्ट्रेस यूज कर रहा हूं तो ग्रॉस एरिया इफेक्टिव होगा, समझ रहे हो ना। ग्रॉस एरिया इफेक्टिव यानी कि यदि ग्रॉस एरिया विल ऑलवेज यील्ड, इतना याद कर लो, ग्रॉस एरिया होगा तो हमेशा यील्ड करेगा, और यील्ड होगा तो 1.1 होगा। और नेट एरिया होगा तो अल्टीमेट पे जाएंगे हम। क्यों, क्योंकि नेट एरिया मतलब क्या है, मतलब कि नेट एरिया का मतलब है कि जो भी मेरा एक प्लेट थी, मैं नेट की बात कर रहा हूं, यानी कि उसके अंदर एक छेद आ गया, जो भी मेरी एक प्लेट थी उसके अंदर एक छेद आ गया, तो जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन हो गया, मैं आपको एक छेद का एग्जांपल यदि हम देखें, ये प्लेट, ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, इसको भूल जाना, ये जे वेल्डिंग जो भी है, यह यू हाफ यू वेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है एक प्लेट। अब मैं इस प्लेट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, मैं इस प्लेट के अंदर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इसको खींच रहा हूं बाहर की तरफ, तो मैं देख रहा हूं मुझे दांत ताकत लगानी पड़ रही है,
ज्यादा ताकत लेनी पड़ रही है, क्योंकि फाइबर्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो भी मैं किसको खींच रहा हूं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, स्ट्रेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और मेरा सेक्शन यील्ड करने की, पूरा एंटायर सेक्शन यील्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव एरिया क्या मेरा टोटल है ग्रॉस, तो ग्रॉस एरिया जो है मेरा यील्ड करने की कोशिश कर रहा है, ग्रॉस एरिया विल ट्राई टू यील्ड। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर एक होल कर दूं, आप भी एक पेपर उठाओ, होल करो, और यही कारण है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, यही कारण है कि जो आरसीसी होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं। अब मैं ये ले लिया, अब मैं उतनी ही स्ट्रेंथ यदि इस पर लगाऊं, इट विल टियर अपार्ट, इवन उससे बहुत कम भी टियर अपार्ट हो जाएगा। तो यानी कि तो फिर इसके क्रिटिकल सेक्शन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है, अल्टीमेट पे जाना पड़ता है। इसीलिए नेट के अंदर मेरे क्या होगा, अल्टीमेट इफेक्टिव होगा। तो अल्टीमेट कह सकता हूं कि नेट एरिया विल बी इफेक्टिव, नेट एरिया विल बी, दिमाग में छाप लो ये, नेट एरिया होगा तो अल्टीमेट लेंगे, रट लो, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, नेट एरिया होगा तो अल्टीमेट लेंगे, अल्टीमेट होगा तो 1.25 फैक्टर सेफ्टी होगा। ठीक है, ग्रॉस एरिया होगा, ग्रॉस एरिया हमेशा यील्ड करेगा, ग्रॉस एरिया हमेशा यील्ड करेगा तो यील्ड पे डिजाइन करेंगे, यानी कि यील्ड होगा तो 1.1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। इतनी सी बात दिमाग में छाप लो। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, सपोज कर दो शियर आ गई, क्या आ गई, शियर आ गई, शियर भी आ गया, और मुझे पता है मैं पहले डिस्कस करता हूं, अभी मैं पहले डिस्कस किया था, जब परमिसिबल स्ट्रेस डिस्कस कर रहा था कि जो मेरा माइल्ड स्टील है, ठीक है, वो मेरा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है। और डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल वीक होता है शियर में, डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर, डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होता है, शियर में वीक होगा तो यानी कि मैं कह सकता हूं शियर में वीक होगा तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कम होंगी, परमिसिबल स्ट्रेसेस तो ये है हमारी दोनों, यील्ड है और अल्टीमेट, तो परमिट को भी अब मुझे कम करना है, ये तो है ही इफेक्टिव, ये तो है ही मेरी इफेक्टिव, जो भी मेरी अनसर्टेनिटी ऑफ लोड है, जो भी मेरा अनसर्टेनिटी ऑफ मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल है, वो ये है ही। ठीक है, उन दोनों को मैंने कवर करते हुए ये मैंने फैक्टर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कि यील्ड होगा तो 1.1 होगा, अल्टीमेट होगा तो 1.25 होगा, और अल्टीमेट कब होगा, नेट एरिया में होगा, और यील्ड कब होगा, ग्रॉस एरिया में होगा। लेकिन अब शेयर भी हो गया, यदि उस मेंबर पे शेयर भी आ रहा है तो अब मेरे क्रिटिकल शेयर होगा, क्योंकि शेयर में ये वीक होगा, वीक इन शेयर में जानता हूं कि सिग्मा टी इज ग्रेटर देन सिग्मा सी इज ग्रेटर देन टाउ, यानी कि ये वीक होगा, ये क्रिटिकल होगा, तो जो अलाउएबल हैं, जो भी मेरी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो और कम हो जाएंगी, नहीं होंगी, इनको कम हो जाएंगी। तो उनको कम करने के लिए मुझे इन दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, यानी कि 1.1 को और 1.25 को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर में पढ़ा होगा आपने डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो वो इतना दिमाग मत लगाओ, बस याद कर लो कि हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, अब जो फाइनल, इफ शियर इज ऑल्सो प्रेजेंट, इफ शियर इज ऑल्सो देयर, शियर भी है हमारी अब शियर भी है, तो इस केस में जो ये होगा मेरा रिजल्टिंग जो यील्ड हो जाएगा, यील्ड होगा तो 1.1, कोई दिक्कत नहीं, इंटू रूट थ्री, और जो अल्टीमेट हो जाएगा इफेक्टिव, वो कितना हो जाएगा, अल्टीमेट है तो 1.25, ठीक है, इंटू रूट थ्री, बस। यानी कि मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो परमिसिबल स्ट्रेस कम हो गई। ठीक है, तो कोड ने ऐसा किया है कि हमें √3 यूज करना है। और √3 क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, पहले बताया था कि पीएचडी नहीं करनी है, हमारा एम है कि हमें पेपर क्वालिफाई करना है,
बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आएंगी कैसे हो रही हैं, बट वो करनी है क्योंकि पेपर निकालना है तो करनी है। तो वो याद कर लो, शेयर आएगा तो √3 वाला फैक्टर ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो यानी कि यील्ड होगा तो 1.1, अल्टीमेट होगा तो 1.25, यानी कि ग्रॉस एरिया नेट एरिया, बट शेयर भी आएगा तो यील्ड होगा तो 1.1 इंटू √3 और अल्टीमेट होगा तो 1.25 इंटू √3। इतनी बार बोल दिया तो यही याद हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट, जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अब तक ये सिर्फ स्टील को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी चीज आगे चल के यूज होने वाली है उनको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कनेक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो बचता है हमारा एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस, ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट को ही मैं फटीग स्ट्रेंथ भी बोलता हूँ या फटीग लिमिट कह सकता हूँ। तो मैंने देखा था कि मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली, मैंने किसी मेंबर को टेंशन के डिजाइन कर दिया, ठीक है, किसी मेंबर को कंप्रेशन के डिजाइन कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर हो सकता है कि उस मेंबर पर कंप्रेशन भी आए, उस मेंबर पर टेंशन भी आए, उस मेंबर पर कंप्रेशन भी आए, उस मेंबर पर टेंशन भी आए, ठीक है। तो उन दोनों स्ट्रेस वेरिएशन को, यानी कि स्ट्रेस साइकिल्स को, यानी कि कंप्रेशन टेंशन, ऐसी सपोज इनफाइनाइट साइकिल्स आ रही हैं, यानी कि रिवर्सल स्ट्रेसेस की इनफाइनाइट साइकिल आ रही हैं, तो उन उन उस चेंजेस को, यानी कि उन चेंजेस को बिहेव कर ले जाए, एंड्योर कर ले जाए हमारा क्या मेंबर, यानी कि उस इनफाइनाइट साइकिल ऑफ स्ट्रेस वेरिएशन को यदि मेरा मेंबर बिहेव कर ले जाए, तो वो जो लिमिट होगी, यानी कि एक ऐसा कोई पॉइंट होगा, यानी कि जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था माइल्ड स्टील का, उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसी स्ट्रेस वैल्यू होगी, यदि ये देखो, यदि मेरा ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया, यानी कि इसमें स्ट्रेस वैल्यू में इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके नीचे यदि मैं स्ट्रेस वैल्यू रखूं मेंबर के अंदर, और चाहे मैं कंप्रेशन दूं, चाहे मैं टेंशन दूं, चाहे मैं कंप्रेशन दूं, टेंशन दूं, कुछ भी करूं, रिवर्सल स्ट्रेस करूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल लगा दूं, लेकिन मेरा मेंबर फेल नहीं होगा, यानी कि वही पॉइंट और वही लिमिट, इसी को बोलते हैं फटीग, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स आ रही हैं, इसको फटीग बोलते हैं। तो उसी फटीग को बिहेव कर ले जाए, उसको एंडोर कर ले जाए, यानी कि द इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स आर कमिंग, तो उसी के क्या बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट। उस एंडोरेंस लिमिट की वैल्यू क्या होती है, और तो मैं इसको लिखना चाहूंगा डेफिनेशन, यानी कि इफ अ मेंबर इज एबल टू सस्टेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स, ठीक है, यानी कि वो लिमिट या वो स्ट्रेस वैल्यू अप टू विच मेरा मेंबर इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स को सस्टेन कर ले जाए, उसी लिमिट या उसी पॉइंट या उसी स्ट्रेस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, एंडोरेंस लिमिट बोलता हूं। फटीग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, फटीग लिमिट बोल सकते हैं, एंडोरेंस लिमिट बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलो, फटीग लिमिट। और इस फटीग का बहुत काम है, कहाँ, वेल्डिंग में, ठीक है। तो कुछ पेपर वन के हिसाब से 2 पॉइंट लिख ले रहे हैं कि हमारी जो एंडोरेंस लिमिट होती है, किसकी, एंड्योरेंस लिमिट होती है हमारी माइल्ड स्टील की। एंडोरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील कितनी होती है, 186 होती है, 181 होती है। चलो देखते हैं एंडोरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील की एंडोरेंस लिमिट कितनी होती है, मेरे नोट्स में लिखा नहीं है, चलो मैं कल करेक्ट कर दूंगा, गलती हो जाएगी तो। एंडोरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील कितनी होती है, 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसको स्टार बना लो, एक बार कल क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। और एंडोरेंस लिमिट ऑफ एल्यूमिनियम कितनी होती है, एल्यूमिनियम की होती है 131 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू को याद कर लो, डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर 1 के अंदर। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, क्या है 1 मार्क, 131 और 186 लिख लो। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी हमें चीजें यूज करने वाले हैं आगे चल के, जो हम डिजाइनिंग करेंगे, कनेक्शन पढ़ेंगे, फिर टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, फिर कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, फिर बीम पढ़ेंगे, फिर हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा किसका, इंडस्ट्रियल रूफ का, और थोड़ा सा प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे। प्लास्टिक एनालिसिस एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी देख लेंगे थोड़ा सा। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका शेप फैक्टर का, तो शेप फैक्टर देख लेंगे, ठीक है, लोड फैक्टर, शेप फैक्टर, ठीक है, और ये सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम कल से स्टार्ट करते हैं कनेक्शन, ठीक है। अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं कल से।
आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब स्टील में जो भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो लगभग खत्म हो गई सारी। कोई भी चीज़ बची होगी तो वो बीच में इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो भी टॉपिक आएगा उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और कुछ भी चीज़ ऐसी जो मैंने यहाँ नहीं बताई है जिसका यूज़ होगा आगे चल के, उसको भी मैं ही बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।